प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश दर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सभी हिंदी गद्य खंड का चैप्टर गलता लोहा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी, जिनका जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कोशिक का घटवार, 7 किलो, दाजू हलवा, नौरंगी बीमार है। इनके एक स्टोरी कलेक्शन है, कहानी का संग्रह है। एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र है। इन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ है, पहल सम्मान। ये जो है पिछली सदी के 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए एक युगांतरी समय था। यानी 6वां दशक जो सदी था, यानी 1960 की बात कर रहे हैं, उस समय हिंदी कहानी का एक एज, एक एरा, एक समय, एक युगांतरी समय था। साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आ रही कहानियों के रंग ढंग में अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की, और देखते ही देखती कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आकर खड़ी हुई। साहित्य जगत में कहानी एक मॉडर्न कहानी के रूप में आने लगी, आधुनिक कहानी के। पहले की कहानी देखिए, जादुई, तिलिस, तमाम जो चीज़ें होती हैं जो संसार से परे की होती थी, लेकिन आधुनिक कहानियाँ यथार्थ से जुड़ने लगी, और उस पूरे उठान को नाम दे दिया गया नई कहानी। जो ये आप पढ़ रहे हैं, आज हम सभी पढ़ेंगे नई कहानी का ही एक विधा है। यानी मॉडर्न कहानी जो है वो नई कहानी के अंतर्गत आता है। उसकी एक विधा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी गलता लोहा में। नई कहानी के आंदोलन में प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। पहले जादुई, राजा महाराजा, इस तरह के लोग कहानियों में जगह पाते थे, लेकिन आधुनिक कहानियों में जो नई कहानियाँ जिन्हें कहा गया है, जिसमें समाज का निचला तबका व्यक्ति भी स्थान पाने लगा और समकालीन जनजीवन की बहुविधि विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसे करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। आइए हम गलता लोहा कहानियों पे विचार करें। ये आज हम सभी को जो गलता लोहा का अध्ययन करना है, इसमें एक ऐसी कहानी है जिसके मुख्य पात्र जो मोहन रहता है, जो बचपन में बड़ा ही मेधावी रहता है, जो एक पंडित बंशीधर कर्मकांडी ब्राह्मण है। ध्यान देना है, बंशीधर के बारे में कभी पूछा जाता है तो आप जो है नमक के दरोगा में भी पढ़े हैं, लेकिन ध्यान देना है वो नमक का दरोगा थे। और यहाँ पे बंशीधर मोहन के पिता हैं। मोहन पे ही कहानी इर्द गिर्द घूमती है। मोहन एक बड़ा मेधावी जो है छात्र है, लेकिन जीवन के विविध परिस्थितियों में उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। उसकी प्रतिभा को ग्रहण लग जाता है और अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है, और अपने एक दोस्त जो छोटी जाति का है, उसने जाति व्यवस्था को भी इस कहानी में दिखाया, क्योंकि उसके पिता कर्मकांडी ब्राह्मण रहते हैं और उसका दोस्त जो लोहे का काम करता है, धनराम, वह उसका मित्र है। उस धनराम के यहाँ बैठा हुआ है और अतीत में खो जाता है। लोहा गल रहा था, उसे उसके दिमाग में भी तमाम जो रूढ़वादी विचार हैं आज गल रहे थे, इसीलिए लेखक ने इसका शीर्षक गलता लोहा दिया। कहीं कहीं यथार्थ है कि समाज में जो लोहे जैसी दृढ़ मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे जरूर समय आते ही उसका गलना शुरू हो जाता है। हमारा समाज भी एक ऐसी रेखा खींच देता है, वह रेखा धीरे धीरे समाज के लोगों के ही द्वारा मिट जाती है। आइए मोहन के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, मोहन के जीवन में कैसे अचानक बदलाव आ गया, ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही हमें जानकारी मिलेगी। आइए एक एक पंक्ति का हम लोग पढ़ेंगे, कई भाग में इसका अध्ययन करेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए हम सने सने धीरे धीरे और एक एक भाग में इसको पढ़ेंगे। बड़ी ही रुचिकर आपको ये कहानी प्रतीत होगी, आपको बहुत ही आनंद देने वाली है, आपके मन मस्तिष्क और हृदय पे आघात करने वाली एक कहानी है गलता लोहा। मोहन के पैर, जो लिख रहा है यहाँ पे जो लेखक है, वो कहता है कि मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार का अर्थ होता है निर्माण करने वाले। जैसे गांव में टोला होता है, ये कुंभकारों का टोला है, ये धोबी का टोला है, ये नाइयों का टोला है। ऐसे शिल्पकार जो निर्माण करते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें बनाते हैं, चाहे लोहे का या लकड़ी का, उन्हें शिल्पकार टोला कहा जाता है। मोहन
जा रहा था किसी और काम से, लेकिन अचानक, अनायास मतलब अचानक ही उसके पैर शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार की आफर की वो अनगूंज शेष थी। उसके मन में जो उसका मित्र है धनराम लोहार की आफर, जहाँ पे निहाई, जहाँ पे पीटा जाता लोहा, उसकी अनगूंज, वो गूंजता हुआ शेष थी, जिससे वो पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए सुनता रहा। 3-4 डंडे, लोहे पे लगती चोट, उठता ठनकता स्वर का और निशान साधने से पहले खाली निहाई। कभी कभी निशाना, निहाई पे देखिए कुदाल फावड़े जो लोहार पीटते हैं, कभी कभी निशाना चूक जाता है तो निहाई पे अगर खाली निशाने पे न पड़ के खाली निहाई पे पड़ता है तो उसकी खनक सुनाई देती है, जिन्हें वो दूर से पहचान सकता था कि इस समय लक्ष्य पे यानी लोहा जो पे हथौड़ी पड़ रहा है कि निहाई पे पड़ रहा है, इसका अंतर मोहन कर रहा था। लंबे बेट वाले हंसुओं को लेकर इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेत के किनारे झाड़ियों को काट कर आएगा। वह लंबे बेट वाले हंसुए थे, जिसे लेकर वह इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर देगा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते की अब ये बात नहीं रही। उसके पिता बूढ़े हो गए थे, अब उनके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, उनकी शारीरिक जो क्षमता जवाब दे गई थी, अब वह एक काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं। यही नहीं, यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते उन्होंने घर संसार चलाया, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कथा वार्ता करते थे, अब भी वो कैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान के लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते। उनकी निष्ठा है, उनके नियम, उनके कायदे, आज भी उनके जो जजमान हैं उनमें उनका एक बड़ा सम्मान है। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। जैसे सुबह जैसे सहारा पानी की नीयत से उन्होंने एक गहरी सांस लिया और कहा अपने पुत्र मोहन से कि आज गणनाथ, एक उनके जजमान हैं, चंद्रदीप जी के लिए रुद्री पाठ करना है। बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, 2 मील सीधी चढ़ाई, अब अपने बूते की बात नहीं, एकाएक नहीं भी कहा जा सकता क्योंकि पुराने जजमान हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। कहते हैं कि एक जजमान है जो बहुत हमारे पुराने हैं और उनसे संबंध भी हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अब अपने शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके यहाँ जाकर रुद्री पाठ करें। मोहन उनका आशय समझता हो ऐसा नहीं था। मोहन समझ रहा था कि अब पिता के अंदर उतनी हिम्मत, उतनी ताकत नहीं, उसका आशय समझता न हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पिता की तरह ऐसा अनुष्ठान कर पाने का उसे न अभ्यास है न वैसी गति है। पिता की बातें सुनकर उनका भार हल्के करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बातें कह दी गई हों वैसे अनुत्तरित रह गया। वो जानता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये कर्मकांड की चीज़ें आती ही नहीं, न अभ्यास था उसके पास, न लय था, न उतना उसके अंदर ज्ञान था। इसलिए जैसे लग रहा था उसके पिता हवा में कोई बातें कह रहे हैं, इसीलिए उसका जवाब नहीं दे पाया। पिता का भार हल्का करने के लिए वो खेतों की ओर चला, हल्का करने के लिए खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेंकते हुए उसे लगा कि वो पूरी तरह कुंद हो गई है। उसने सोचा कि मैं ये काम तो नहीं कर पा रहा हूँ कि जाके उनका रुद्री पाठ करूँ, लेकिन मैं ये काम कर लूँगा कि उनके जो खेतों का काम है वह हल्का कर दूंगा ताकि उन्हें ये भी न करना पड़े। कम से कम जो काम है यजमानी का वही करें, खेती का काम मैं संभाल देता हूँ। लेकिन जैसे ही हंसुआ लेकर चला, उसने हंसुए पे देखा कि धार उसकी कुंद मतलब मुड़ गई है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी गर्म होते ही लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर डब्बे पे बैठ गया और कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मोहन पहुंच गया अपने मित्र धनराम के आफर पे। आफर मतलब जहाँ पे लोहे का काम होता है उसे आफर कहते हैं। वह व्यस्त था उसका मित्र और उसकी कारीगरी को बड़े पारखी ढंग से देख रहा था। दोनों बैठ गए और निगाहों से देख रहा था और पुरानी चर्चाओं को छेड़ दिया। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा।
कि जो बचपन, चूँकि बचपन साथ में ही गुजरा था दोनों का, उसने कहा कि मास्टर त्रिलोक सिंह अब गुजर गए होंगे। मोहन ने कहा वो दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर ही लगा रहता था। देखिए, ये विद्यार्थी हैं उस जमाने का कि उनके न रहने पे, उनके जब तक वो जिंदा थे, भले स्कूल छूट गया था, विद्यालय छूट गया था, लेकिन उनके अंदर ये डर की भावना, क्योंकि समाज में व्यक्ति दो ही चीज़ों से आगे बढ़ता है, या अपने आंतरिक रूप से उसके मन में कोई उत्साह हो, लगन हो, तब वो काम करता है, या उसके मन में समाज का, अपने बड़ों का डर हो। जिस दिन हम निडर हो गए सामाजिक नियमों से, उस दिन समझ जाइए अपने लिए ये ठाई खोद ले रहे हैं। कहते हैं कि क्या लल्ला थे माँ साहब, आज भी उनकी याद कर ले तो उनकी छड़ी याद आ जाती है। दोनों हंस हंस कर जो है हंस दिए और कुछ क्षण के लिए दोनों में बीती हुई दुनिया में लौट आए। कहते थे कि गोपाल सिंह की दुकान जो थी वहीं स्कूल से थोड़ी दूर, आखिरी कस खींच कर त्रिलोक सिंह जो है चार दीवारी में उतरते थे। जमाना था जो हुक्के का प्रयोग, आज तो जमाना सभ्य हो चुका है, इतना ज्ञान भी हो चुका है। अब ऐसे जो है धूम्रपान जो है आज के समाज के लोग तो करते ही नहीं, हम जो दूसरों को सीख देते हैं। लेकिन उस दौर की बात है जब बहुत लोग जो है इसको इतनी जो है समझ विकसित नहीं हो पाए थे कि हमारे लिए हानिकारक, इससे ये रोग हो जाता है, हम कितने पीछे चले जाते हैं। चूँकि माट साहब जो थे वो हुक्के का आखिरी कस खींच कर त्रिलोक सिंह जो थे वो चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले धमा चौकड़ी मचाते बच्चे उठा पटक करते और बाँझ की पेड़ों की टहनियों पे झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है, और कड़े स्वर में वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? बड़े ही कड़े स्वर में पूछते हैं कि क्या प्रार्थना हो चुकी, बताइए। शिक्षक आए और प्रार्थना पूर्व हो जाती थी। आज शिक्षक कहें तो भी शायद संभावना में थोड़ी वक्त लग सकता है। आज समय किस तरह परिवर्तन हो गया, उस तरह अभी आए नहीं, तब तक प्रार्थना के बारे में पूछे तुम लोग कर चुके हो, ये जानते हुए भी कि प्रार्थना हो गई है। और गोपाल की दुकान तक उनके संवेद सर पहुंचा। वो जानते थे कि वह प्रेयर हो चुका है, प्रार्थना हो चुका है। उसका संवेद यानी ऊंचा स्वर जिस दुकान पे वो खड़े रहते थे सुनाई देता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूछते थे। त्रिलोक सिंह जो है घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज। हमेशा मोहन को ही पूछते हैं, और वैसे ही फिर पूछ रहे हैं कि मोहन आया नहीं आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था। देखिए, विद्यार्थी सभी होते हैं, सभी जो है शिष्य शिक्षक के लिए बराबर होते हैं, लेकिन बराबर जैसे घर में कई सदस्य होते हैं, लेकिन किसी सदस्य कोई विशेष महत्व हो जाता है, कोई समाज में या अपने परिवार में एक विशिष्ट स्थान बनाने में कामयाब हो जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी अपने के अंदर की विशिष्टता को साबित कर देते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, मेरे अंदर वो शिक्षक की नज़रों में आ जाते हैं। ऐसे ही मोहन था, उनका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने पूरे स्कूल का उसे मॉनिटर बना दिए थे। पूरे स्कूल का नेतृत्व उसी के अंदर, समझिए आज जो परिकल्पना हेड बॉय की है वही उस समय उसकी थी। मॉनिटर बन गया था, केवल क्लास का ही नहीं पूरे स्कूल का बन गया था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठकर प्रार्थना शुरू करता था। उसी की जिम्मेदारी थी कि वह उठकर सबसे पहले हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर वो दोहराता था, और बाकी बच्चे उसकी जो है उसके प्रार्थना के पंक्तियों को दोहराते थे। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थी, बहुत ही उम्मीदें थी। कक्षा में वह किसी छात्र को कोई सवाल न आने पे वही सवाल मोहन से पूछते थे और उनका अनुमान सही निकलता था। मोहन संतुष्ट कर देता था और फिसिड्डी जो थे बालकों को दंड देने का भार भी मोहन पे डाल देते थे। कोई सवाल ऐसा था जिसे हमने नहीं कर पाते थे,
फिर मोहन से पूछते थे, मोहन प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, वो बता देता था। फिर जिनको नहीं आता था उन्हें दंड देने का अधिकार भी मोहन पे डाल देते थे कि दंड दें। आज अगर ऐसी परिवेश हो तो सोचिए कैसा परिवर्तन होगा। अगर हम किसी विद्यार्थी से कहें, अगर उनकी कोई दुश्मनी हो तो बहुत तेज दंड देंगे, अगर नहीं है तो अपनत्व का है, अगर अपना है तो उसके अंदर न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार उसे दंड देने का पूरा अधिकार उसे देते थे। कहते थे पकड़ कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक। वह आदेश देते हैं। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था। धनराम जबकि प्रिय मित्र था, लेकिन जिसे त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर हमजोली मोहन के साथ कई बार वेद खाए। उसका साथ रहने वाला था, साथ उठना बैठना था, लेकिन मास्टर साहब के आदेश पे कई बार वेद खाए, कई बार कान खिंचवाए। मोहन के प्रति ईर्ष्या, थोड़ी बहुत ईर्ष्या होगी रहने पे धनराम ने प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह का भाव था और आदर का भाव रखता था। एक इसका कारण था कि वह उसके बचपन में मन में बैठा दी गई जातिहीनता कि मैं छोटी बिरादरी का हूँ और मोहन बड़ी बिरादरी का है, ब्राह्मण का लड़का है। इसके कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, क्योंकि वो सोचता था ये गरड़ी हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं, इसलिए इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। जबकि आज का समय बदल गया है। आज कोई जाति के हों, कोई धर्म के हों, कोई मजहब के हों, आज समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है। लेकिन समय था, परिस्थितियाँ थीं, उस समय का दौर था, इसलिए जो ये परिवर्तन उस जमाने में हुआ करते थे। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा। एक शिक्षक की एक बड़ी आत्मीयता होती है, उसको सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब उसका कोई विद्यार्थी दुनिया में आगे बढ़ता है। तो बार बार ये बात दोहराते थे कि धनराम उनका नाम रोशन करेगा, उन्हें ऊंचाई पे ले जाएगा विद्यालय, और उनके नाम को भी धनराम के लिए किसी और तरह सोचने की गुंजाइश भी नहीं रखते थे। कहते थे धनराम इतना प्रतिभाशाली था भी नहीं कि जिसके बारे में कोई और अच्छी बातें सोची जाए। ये भाग 1 में आपने अध्ययन किया। शेष हम भाग 2 वीडियो के भाग 2 में बाकी बचे भाग का अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।